गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आज हम मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, यूज ऑफ कैलीग्राफी और वेरियस टास्क इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स और यूजेस ऑफ प्रिंटेड इमेज और अकबरनामा वगैरह ये टॉपिक कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। द मेकिंग ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स। मनुस्क्रिप्ट्स मतलब पांडुलिपि। तो पांडुलिपि का निर्माण कैसे होता था इस टॉपिक में देखेंगे। पांडुलिपियों की रचना। बुक्स रिटन इन मुग़ल इंडिया वर मनुस्क्रिप्ट्स दैट वर हैंड रिटन्स। तो मुग़ल भारत में जो भी किताबें लिखी गई है वो हैंड रिटन थी, मतलब हाथों से लिखी गई थी, जिनको पांडुलिपि कहते थे। ठीक है, मनुस्क्रिप्ट्स हमेशा हैंड रिटन होती है क्योंकि उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, तो सारी चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी। द वर्क ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स प्रोडक्शन वाज कैरिड आउट बाय द इम्पीरियल किताब खाना दैट कुड बी ट्रांसलेटेड एज लाइब्रेरी। तो जो इम्पीरियल किताब खाने जो मनुस्क्रिप्ट्स जो थी यानी जो पांडुलिपि थी उसकी प्रोडक्शन का काम शाही किताब खाने में किया जाता था। तो किताब खाने का ट्रांसलेशन हम लाइब्रेरी या पुस्तकालय के रूप में कर सकते हैं, बट इट वाज स्क्रिप्टोरियम। लेकिन यह एक स्क्रिप्टोरियम थी। स्क्रिप्टोरियम यानी लिपिघर। दैट इज़ इट वाज ए प्लेस वेयर एम्परर्स कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट वाज केप्ट एंड न्यू मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्रोड्यूस्ड। तो स्क्रिप्टोरियम में क्या होता था, यह एक ऐसी जगह थी जहाँ पे एम्परर्स का जो पांडुलिपियों से संबंधित जो भी चीज़ें थी उसका कलेक्शन करके रखा जाता था और वहीं पर न्यू मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब नई नई पांडुलिपियाँ भी बनाई जाती थी या उनकी रचना की जाती थी। नेक्स्ट, वेरियस टास्क्स इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स इन मुग़ल एम्पायर। मुग़ल साम्राज्य के दौरान बहुत सारे जो काम सम्मिलित थे मनुस्क्रिप्ट की रचना से संबंधित, कि जो पांडुलिपि थी उसको बनाने में क्या क्या काम या क्या क्या कार्य शामिल होते थे, वो सारे कार्य इसमें आएंगे। तो पहला है द क्रिएशन ऑफ मनुस्क्रिप्ट इन्वॉल्व्ड मैनी टास्क। तो मनुस्क्रिप्ट या पांडुलिपि बनाने में बहुत सारे काम शामिल होते हैं, जैसे कि पेपर मेकर्स प्रिपेयर्ड फोलियोज ऑफ द मनुस्क्रिप्ट्स। सबसे पहले जो पेपर मेकर्स हैं यानी कागज़ बनाने वाले, वो मनुस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपि की के पेज तैयार करते हैं, उसके पृष्ठ तैयार करते हैं। फिर स्क्राइब्स और कैलीग्राफर्स कॉपीड द टेक्स्ट। इसके बाद जो लेखक या सुलेखक होता है, कैलीग्राफर्स जो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता है, वह उस पाठ की नकल करते हैं। ठीक है, पाठ की नकल करते हैं, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते हैं उसको। फिर गिल्डर्स इल्यूमिनेटेड द पेजेस। इसके बाद जो गिल्डर्स या जो कोफ्तकार होते हैं जो पन्नों को अच्छे से इल्यूमिनेट करते हैं यानी चमकाते हैं। नेक्स्ट, पेंटर्स इलस्ट्रेटेड सीन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इसके बाद जो पेंटर या चित्रकार जो होते हैं वो पाठ से संबंधित दृश्यों के चित्र बनाते हैं। तो पेंटर उससे मैन्युस्क्रिप्ट में चित्र बनाने का काम करते हैं। बुक बाइंडर्स गैदर द इंडिविजुअल फोलियोज एंड सेट देम विद इन ऑर्नामेंटल कवर्स। लास्ट में जो बुक बाइंडर यानी जिल्द साज होता है वो मैन्युस्क्रिप्ट के सारे पेजों को एकत्रित करता है और उसको अलंकृत आवरणों के अंदर या अलंकृत जो कवर होते हैं उसके अंदर अच्छे से बिठाता है और एक बुक का रूप या मैन्युस्क्रिप्ट का रूप देता है। द फिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट वाज कंसिडर्ड एज ए प्रीशियस सब्जेक्ट विद इंटेलेक्चुअल वर्क एंड ब्यूटी। तो जो तैयार पांडुलिपि होती थी उसको एक प्रीशियस यानी कीमती वस्तु माना जाता था, जो कि बौद्धिक संपदा और सौंदर्य युक्त होती थी। द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिकॉग्नाइज्ड विद टाइटल्स एंड अवार्ड्स। अब जो लोग इसमें मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि को बनाने में शामिल होते थे उन सबको कुछ न कुछ टाइटल यानी पदवियाँ और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द कैलीग्राफर्स एंड पेंटर्स वर हेल्ड हाई इन द स्टेटस वाइल द पेपर मेकर्स एंड द बुक बाइंडर्स रिमेन्ड एनोनिमस आर्टिसंस।
अब जो कैलीग्राफर यानी सुलेखक जो थे गुड हैंड राइटिंग में लिखते थे, और जो चित्रकार थे पेंटर्स, उनको समाज में उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा और मतलब उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान प्राप्त हुआ। लेकिन जो कागज़ बनाने वाले यानी पेपर मेकर्स थे और जो बुक बाइंडर्स थे, सीलसाज थे, वो समाज में आज भी गुमनाम कारीगर बन के रह गए। नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब सुलेख, गुड हैंड राइटिंग। तो अच्छी हैंड राइटिंग या सुलेख का उपयोग। आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग इज़ कॉल्ड कैलीग्राफी। तो सुंदर लेखन या हस्तलेखन की जो कला होती है उसको कैलीग्राफी कहते हैं या सुलेखन कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द मुगल्स वर हैंड रिटन। मुगलों के द्वारा जो भी पांडुलिपियाँ बनवाई गई है वो हाथों से लिखी गई है। इट वॉज कंसिडर्ड ए स्किल ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। और इसको एक बहुत ही महत्व की चीज़ मानी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल माना गया है। इट वॉज प्रैक्टिस्ड विद डिफरेंट स्टाइल्स। और इसको अलग अलग शैलियों के साथ इसको प्रयोग किया जाता है। अकबर्स फेवरेट हैंड रिटन स्टाइल वाज द नस्तलिक, विच वाज ए फ्लूड स्टाइल विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। अब बादशाह अकबर के जो पसंदीदा जो हस्तलेखन की जो शैली थी वो थी नस्तलिक, जो कि एक तरल शैली थी जिसमें कि लंबे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से स्ट्रोक के द्वारा लिखा जाता है। इट वॉज रिटन यूजिंग ए पीस ऑफ ट्रिम्ड रीड विच हैड ए टिप ऑफ 5 to 10 mm कॉल्ड कलम। तो अब ये जो नस्तलिक लिखी जाती थी स्टाइल, इसको कैसे लिखा जाता था? एक सरकंडे के टुकड़े से, एक रीड होती है यानी सरकंडा होता है जिसको ट्रिम कर दिया जाता है, आगे से नोक उसकी नोक बना दी जाती है, छटे हुए टुकड़े से उसको एक कलम का रूप दे दिया जाता है, जो कि जिसकी जो टिप होती है यानी नोक होती है वो 5 से 10 मिलीमीटर लंबी होती है, जिसको कलम कहा जाता है। तो कलम की सहायता से वो लिखते थे। द रीड वाज डिप्ड इन द कार्बन इंक, जिसको स्याही कहते थे। तो जो रीड था यानी सरकंडा था उसको या कलम था उसको कार्बन की इंक में यानी स्याही में डुबोया जाता था। द निब ऑफ द कलम वाज स्प्लिट। तो जो कलम की जो निब होती थी यानी नोक होती थी वो स्प्लिट होती थी यानी बीच में से इसमें चीरा लगा दिया जाता था इन द मिडिल टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इंक, ताकि जो स्याही है या इंक है वो उसकी नोक पे अच्छे से उसको सोख ले और वो उस पर उसकी सहायता से अच्छे से कागज़ पे लिखी जा सके। मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर was one of the finest calligraphers at अकबर्स कोर्ट। ऐसे ही एक सबसे अच्छे कैलीग्राफर्स में एक है मोहम्मद हुसैन, जो कि कश्मीर से थे, अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक थे। अकबर ऑनर्ड हिम विद द टाइटल जरी कलम गोल्डन पेन। अकबर ने उनको जरी कलम यानी गोल्डन पेन की उपाधि देकर सम्मानित किया था। नेक्स्ट टॉपिक द यूज़ ऑफ पेंटेड इमेज इन मुग़ल क्रॉनिकल्स। मुग़ल इतिवृत्तों में रंगीन चित्रों का प्रयोग। द रोल ऑफ पेंटर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मुग़ल मनुस्क्रिप्ट्स। अब मुग़ल जो पांडुलिपियाँ थी उसके उत्पादन में पेंटर्स यानी चित्रकारों की भूमिका। पेंटर्स वर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स। तो चित्रकार जो थे वो मनुस्क्रिप्ट की रचना में शामिल होते थे। Chronicles that narrates the events of Mughal emperors had images alongside the written text that described events in visual forms। तो जो इतिवृत्त होते थे वो मुग़ल बादशाह की घटनाओं के से संबंधित घटनाओं का वर्णन करते थे, जिसमें कि बादशाह के चित्र होते थे, साथ साथ उनके चित्र के सामने लिखित में रिटन टेक्स्ट होते थे दैट डिस्क्राइब्स इवेंट्स इन द विजुअल फॉर्म, जो कि घटनाओं को दृश्य रूप में वर्णन करते थे। द स्क्राइब लेफ्ट
Blank spaces wherever images were required and paintings were drawn separately by artists and inserted in proper places. अब जो स्क्रैप होता था यानी लेखक जो होता था वो खाली जगह छोड़ देता था जहाँ भी उसको ऐसा लगता था कि यहाँ पे कोई चित्र बनाया जाना चाहिए। ठीक है, उस खाली जगह पर फिर बाद में अलग से कलाकार अपनी मतलब अलग से कलाकार चित्र बनाकर उस जगह पर लगा देते थे या चित्र संलग्न कर देते थे। पेंटिंग्स इनहेंस्ड द ब्यूटी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड कम्युनिकेटेड आइडियाज अबाउट किंगडम एंड द पावर ऑफ किंग्स। जो चित्र होते थे वो पांडुलिपि की एक तो सुंदरता बढ़ा देती थी, साथ ही जो राज्य के जो विचार थे, इसके अलावा राजा की शक्ति इसके विचारों को भी वो कम्युनिकेट करती थी यानी संप्रेषित करती थी, लोगों तक पहुंचाती थी। द हिस्टोरियन अबुल फजल डिस्क्राइब पेंटिंग्स एज मैजिकल आर्ट। तो इतिहासकार अबुल फजल ने पेंटिंग को, चित्रकला को एक जादुई कला कहा है। पेंटिंग्स को मतलब चित्रकला को जादुई कला कहा है। ये वन वर्ड क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। द पेंटिंग्स मेड द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लुक एज इफ दे पजेस्ड लाइफ। तो चित्रकारों ने पेंटिंग को इस तरह से बना दिया कि वो जैसे वो निर्जीव वस्तु भी जैसे निर्जीव वस्तुओं में भी जैसे जान आ गई हो, इस तरह से इतनी जीवंत या सजीव उन्होंने चित्र बनाए हैं। द प्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग्स portraying the emperors, his gods and the people who were part of it was a source of tension between rulers and representative of Muslim orthodoxy, the ulema। तो जो चित्र बनाए जाते थे उस समय मुग़ल एम्परर्स के या उसके दरबार के या फिर दरबार में हिस्सा लेने वाले लोगों के, तो ये सारे जो विषय थे वो टेंशन का कारण बन गए थे मुग़ल शासकों के, और इसके अलावा जो मुस्लिम रूढ़िवादी विचारों के प्रतिनिधि थे जिनको उलेमा कहा जाता था उनके बीच में। तो मुग़ल बादशाह और उलेमाओं के बीच ये जो पेंटिंग्स थी वो एक तरह से टेंशन या तनाव का कारण बन गई थी। द लेटर डिड नॉट फेल टू इन्वोक द इस्लामिक प्रोहिबिशन ऑफ द पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन बींग्स enshrined in the Quran as well as the Hadith which described an incident from the life of Prophet Muhammad। अब जो इसमें लेटर यानी बाद में जो कौन आया, उलेमा शब्द आया, तो उलेमाओं ने इस बात का आह्वान करने में भी मतलब ये वो फेल नहीं रहे या विफल नहीं हुए कि इस्लामी परंपरा में और कुरान के अनुसार जो मनुष्य रूप है या मानव है उसका चित्रण एक तरह से प्रतिबंधित है इस्लामी परंपरा के अनुसार और कुरान के अनुसार। उन्होंने ये भी कहने से वो पीछे नहीं हटे कि इस कुरान में जीवित पुरुष का या जीवित व्यक्ति का कोई चित्र नहीं बनाया जाता है इस पे, या उसका कोई मानव रूप उसको चित्रित नहीं किया जा सकता, एक तरह से उस पर प्रतिबंध है। एज वेल एज हदीस, इसके अलावा हदीस में भी ऐसा कहा गया है। हदीस क्या है? सेइंग्स एंड डूइंग्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो भी बात कही और करी वो सारे हदीस के अंतर्गत आते हैं। तो हदीस का भी उन्होंने हवाला दिया है कि हदीस में भी ऐसा कहा गया है कि किसी भी जीवित पुरुष के चित्र नहीं बनाया जाना चाहिए। विच डिस्क्राइब्ड एन इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, जो कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब की एक जीवन की एक घटना के बारे में वर्णन करते हुए ऐसा कहा है। Here the prophet is cited as having forbidden of depiction of living beings in an naturalistic manner, as it would suggest that the artist was seeking to appropriate the power of creation। यहाँ पर उन्होंने पैगंबर साहब का उल्लेख इस रूप में किया है कि पैगंबर साहब ने किसी जीवित पुरुष के चित्रण का वर्णन करते हुए ये कहा है कि प्राकृतिक तरीके से ऐसा करने से ऐसा महसूस होता है कि कोई भी व्यक्ति रचना की शक्ति को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा है। कोई भी व्यक्ति या कलाकार जो ईश्वर की रचना है मनुष्य
तो उसकी रचना की शक्ति को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा हवाला देते उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का उल्लेख किया है। दिस वाज ए फंक्शन that was believed to belong exclusively to God। तो ये एक ऐसा कार्य था जो कि माना जाता था विशेषकर केवल ईश्वर से संबंधित। उन्होंने ऐसा कहना चाहा कि मनुष्य केवल ईश्वरीय कृति है और उसकी रचना, इसकी पिक्चर नहीं बनाई जानी चाहिए। ये केवल ईश्वर का अधिकार है कि वो मनुष्य की रचना करे। यट इंटरप्रिटेशंस ऑफ शरिया चेंज विथ टाइम। किंतु फिर भी समय के साथ साथ शरिया की व्याख्याएं बदल गई। शरिया मतलब जो मुस्लिम इस्लामिक जो कानून है वो शरिया के अंतर्गत आता है। तो शरिया की जो व्याख्याएं थी समय के साथ साथ बदलती गई। वेरियस सोशल ग्रुप्स इंटरप्रेटेड द बॉडी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशंस इन डिफरेंट वेज। फिर जो विविध सामाजिक समूह थे उन्होंने इस्लामी परंपरा की अलग अलग तरीके से व्याख्या करनी शुरू कर दी। Each group put forward an understanding of tradition that would best suit their political needs। तो हर समूह ने अपनी समझ के अनुसार उस सबसे अनुकूल अपनी समझ के अनुसार उस परंपरा की व्याख्या करनी शुरू कर दी जो कि राजनीतिक ज़रूरतों के सबसे अनुकूल हो या सबसे ज़्यादा मेल खाती हो। मुस्लिम रूलर्स इन मैनी एशियन रीजन्स पैट्रोनाइज आर्टिस्ट्स टू पेंट देयर इमेजेस एंड कोर्ट सीन्स। तो मुस्लिम रूलर्स ने भी, मुस्लिम बादशाहों ने भी, जो कि पूरे एशिया से संबंध में से आते थे, उन्होंने ऐसे आर्टिस्ट को या ऐसे कलाकारों को संरक्षण दिया जो कि उनका और उनके दरबार का चित्र बनाते थे। तो ऐसे कलाकारों को उन्होंने संरक्षण दिया। द आर्टिस्ट्स वर ट्रेंड इन वर्कशॉप्स सेटअप एट कोर्ट अंडर द रूल्स ऑफ सफाविड किंग्स। तो कुछ कलाकार ऐसे भी थे जो कि ट्रेंड थे और जिनको सफाविड किंग्स ने अपने यहाँ पे अपने दरबार में स्थित कार्यशालाओं में उन्होंने प्रशिक्षण दिया था और उनको वहाँ पे उन्होंने अपना यहाँ पे दरबार के अंतर्गत उन्होंने संरक्षण भी दिया था। तो ये कुछ सफाविड किंग्स थे जिन्होंने ऐसा किया था। सफाविड रूलर इस ईरान के थे। आर्टिस्ट सच एज बिहजाद कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेडिंग ऑफ द कल्चरल फेम ऑफ द सफाविड कोर्ट फार एंड वाइड। तो कुछ ऐसे कलाकार थे जैसे कि बिहजाद, उन्होंने चित्रकार थे ये, तो उन्होंने जो सफावी दरबार के संबंधित जितने भी सामाजिक प्रसिद्धि थी उसको फैलाने का काम, चारों तरफ फैलाने का काम किया था। इसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आर्टिस्ट फ्रॉम ईरान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मुग़ल रूल। तो मुग़ल काल के दौरान कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी थे जो कि भारत आए थे। आर्टिस्ट लाइक मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद अकम्पनीड एम्परर हुमायूं टू दिल्ली। तो कुछ ऐसे आर्टिस्ट या कलाकार भी थे जैसे कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो कि हुमायूं के साथ ईरान से दिल्ली आए थे। अदर आर्टिस्ट माइग्रेटेड टू दिल्ली इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी टू विन पैट्रोनेज एंड प्रेस्टीज। तो कुछ ऐसे आर्टिस्ट और कलाकार भी थे जो कि काम की तलाश में और अवसरों की तलाश में, साथ ही प्रतिष्ठा और संरक्षण प्राप्त करने के लिए या संरक्षण और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी वो दिल्ली आकर बस गए थे। नेक्स्ट टॉपिक अबुल फजल एंड द अकबरनामा। अबुल फजल और उनका जो लिखा हुआ ग्रंथ है अकबरनामा। अबुल फजल वाज द ऑथर ऑफ अकबरनामा। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे। ही वाज वेल वर्स्ड विद अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलोसॉफी एंड सूफीज़म। तो वो अच्छी तरह से अरबी भाषा, फारसी भाषा, ग्रीक और यूनानी दर्शन और उसके अलावा सूफीवाद, इन सब चीज़ों से वो अच्छे से परिचित थे और उनके विद्वान ज्ञाता थे। मोर ओवर ही वाज ए फोर्सफुल डिबेटर। इससे भी अधिक वो एक फोर्सफुल मतलब प्रभावशाली विवादी थे, डिबेट करने वाले थे। एंड इंडिपेंडेंट थिंकर, इसके अलावा वो स्वतंत्र चिंतक थे। हु कंसिस्टेंटली अपोज द व्यूज़ ऑफ द कंजर्वेटिव उलेमा, जो कि जिन्होंने लगातार जो रूढ़िवादी या दक्षिणानुची सोच रखने वाले उलेमा थे उनके विचारों का उन्होंने लगातार विरोध किया। दीज क्वालिटीज़
impressed Akbar, who found Abul Fazl ideally suited as an advisor and spokesperson of his politics। तो ये सारे गुण अकबर को बड़े प्रभावित कर गए। तो अबुल फजल के ये इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित होता है, जो कि अबुल फजल को बहुत ही उपयुक्त मानता है अपनी नीतियों को और अपने सलाहकार के रूप में, और अकबर के स्पोक्स पर्सन यानी प्रवक्ता के रूप में उसकी पॉलिसी को प्रचार करने के रूप में अबुल फजल उनको सबसे ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति महसूस हुए। Emperor's objective was to free the state from the control of religious orthodoxy। तो बादशाह का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह था कि वह अपने राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के या रूढ़िवादिता के चंगुल से मुक्त करा सके या उनके नियंत्रण से मुक्त करवा दे। इन हिज रोल एज कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल बोथ शेप्ड एंड आर्टिकुलेटेड द आइडियाज एसोसिएटेड विद द रेंज ऑफ अकबर। तो एक दरबारी इतिहासकार की भूमिका में अबुल फजल ने आर्टिकुलेट किया, मतलब स्पष्ट रूप से व्यक्त किया किसको, विचारों को जो कि अकबर के शासन से जुड़े हुए थे। तो एक उनको व्यक्त किया, साथ ही उनको शेप भी किया, मतलब उसको एक निर्धारित आकार भी, निश्चित आकार भी दिया। तो एक कोर्ट हिस्टोरियन या दरबारी इतिहासकार की भूमिका में उसने अकबर के शासन से संबंधित जो भी विचार थे और नीतियाँ थी उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त किया और उनको शेप दिया, आकार दिया। अबुल फजल वाज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेला एंड एक्म्प्लिश ऑफ प्रिंस सलीम यानी जहांगीर हु कॉन्स्पायर्ड द किलिंग। मतलब अबुल फजल की बाद में हत्या कर दी जाती है बीर सिंह बुंदेला के द्वारा, जो कि प्रिंस सलीम का साथी था या सह अपराधी था, जो कि उसने साजिश की, हत्या की एक तरह से उसकी हत्या की जो साजिश रची थी उसमें वो सह अपराधी था बीर सिंह बुंदेला सलीम के साथ, या राजकुमार सलीम या जो बाद में बादशाह जहांगीर बनता है उसके साथ। तो प्रिंस सलीम या जहांगीर का साथ देता है बीर सिंह बुंदेला अबुल फजल को मारने के लिए। द अकबरनामा इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेटेड ऑफिशियल हिस्ट्रीज। अकबरनामा जो सरकारी इतिहास है या राजकीय इतिहास है उनमें से एक इतिहास है जो कि इलस्ट्रेटेड है, मतलब चित्रित है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द मनुस्क्रिप्ट हैज़ एन एवरेज ऑफ 150 फुल और डबल पेज पेंटिंग्स ऑफ बैटल्स, सीजेस, हंट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड कोर्ट सीन्स। इस पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे या फिर दोहरे पेज हैं जिसमें कि पेंटिंग्स की गई है किनकी, बैटल्स की, युद्ध की, घेराबंदी, सीजेस की, हंट्स शिकार की, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब इमारत निर्माण से संबंधित, और दरबार के दृश्यों से संबंधित चित्र उसमें बनाए गए हैं। इन 1589 अबुल फजल वर्कड ऑन द अकबरनामा फॉर 13 ईयर्स। तो 1589 से अबुल फजल ने अकबरनामा पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, और रिपीटेडली रिवाइजिंग द ड्राफ्ट। इसके बाद वह उसको रिपीट करता रहता है और उसको रिवाइज भी करता रहता है, ठीक है। 13 साल तक वो उस पर काम करता है। 13 साल तक काम करते करते लगातार वो प्रारूप में कुछ सुधार भी करता रहता है, जो भी कमियां रहती है उसको ठीक भी करता है। द क्रॉनिकल is based on a range of sources including actual records of events जिसको वाकई कहा जाता है, official documents and oral testimonies of knowledgeable persons। तो इस इतिवृत्त या इतिहास में जो उनका जो अकबरनामा इतिवृत्त था वो विविध प्रकार के स्रोतों पर आधारित था, जिसमें वास्तविक विश्लेषण भी थे, किससे, घटनाओं से संबंधित, जिनको वाकई कहा गया, घटनाओं से संबंधित वास्तविक विवरण से जिनको वाकई कहा गया।
इसके अलावा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, सरकारी दस्तावेज भी थे इसके, और ओरल टेस्टिमनीज या फिर लोगों के मौखिक बयान या मौखिक प्रमाण भी थे, किनके, ऑफ नॉलेजेबल पर्सन्स, जो कि जानकार व्यक्ति थे, उनके ओरल टेस्टिमोनीज या मौखिक बयान भी इसमें उन्होंने दर्ज किए हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी बचा हुआ पार्ट्स हम पार्ट 3, 4 एंड 5 में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।